सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि सब नजरें 27 अप्रैल पर लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इंतखाबात के हवाले से होने वाली समाअत इंतहाई अहम है। अदालत से क्या बड़ा फैसला आ सकता है, इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। गो इस खबर की वज़ीर इत्तलात ने तरदीद कर दी है, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबर फैली तो है कि वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना और इत्तेहादी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 अप्रैल को एतमाद का वोट ले सकते हैं, जिसके लिए अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में रुकने की हिदायत कर दी गई है। इन्हीं खबरों के दरमियान एक खबर यह है कि मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर MQM ने अपने अरकान असम्बली से इस्तीफ़े ले लिए हैं। MQM हुकूमत से निकल भी सकती है, मगर मुत्तहिदा के माजी को देखते हुए इसका इम्कान कम ही नजर आता है। सबसे अहम सवाल इंतखाबात का है, जिसे रोकने के लिए हुकूमत हर हरबा आजमा रही है। ताज़ा ऑडियो लीक्स के ताने बाने भी इसी से जोड़े जा रहे हैं। पहले आला ओहदेदारों की घरेलू खवातीन की ऑडियो लीक हुई, फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम का ऑडियो क्लिप वायरल हो गया, जिस पर नून लीग के सोशल मीडिया और चंद मीडिया चैनल्स ने एक तूफान बर्पा करने की पूरी कोशिश की। इन्हीं हालात में DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इंतहाई अहम है, जिन्होंने अपनी गुफ्तगू में LOC पर भारतीय खिलाफ वर्जियों को बेनकाब किया, दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर रोशनी डाली। वहीं सवालों के जवाब देते हुए फौज के किसी भी किस्म के सियासी किरदार की सख्ती से तरदीद कर दी। इनका कहना है कि जिस मुल्क में भी फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, वहाँ इंतशार फैला। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है, जिसके लिए तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं, लेकिन फौज मुखालिफ मुहिम में कुछ सियासी लोग भी शामिल हैं। इन्होंने कहा कि जैसे जज की तौहीन पर तौहीन अदालत का मुतालबा होता है, ऐसी पाक फौज के खिलाफ मुहिम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और पैगाम क्या था, किसके नाम था, इसी से आगाज़ करेंगे। सदीक जान शाह मेरे से साथ हैं, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको हम दिखाएं और सुनवाएं कि DG ISPR ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। पहले तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कश्मीर के हवाले से लाइन ऑफ कंट्रोल और भारत का जो मकरू चेहरा है उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा है, वो देखिए। मुज़म्मिल, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जाहिर है कि बहुत सोच समझ कर बातें की जाती हैं। जो लोग वहाँ थे उन्होंने सवाल भी सोच समझ कर किए होंगे। आपका क्या तज्जिया है इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद क्या था? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो पिछले दिनों जो ख़बरें भी सामने आती रहीं, कोई जो है वो सहाफ़ियों को बुलाकर जो है वो मीटिंग में कोई ऐसी कश्मीर के हवाले से बात हो गई। हामिद मीर साहब ने जो तज्जिया पेश किया वो काफ़ी लोगों ने उसको डिस्कस किया। तो मेरा ख्याल है कि दिसंबर के बाद से पहली अपीयरेंस है DG ISPR की, और उन्होंने इसीलिए शायद इसको मुनासिब समझा कि इस पॉइंट पर आकर इस चीज़ को क्लैरिफाई किया जाए, जो कि सोशल मीडिया पर यह डिबेट बहुत तूल पकड़ रही है। ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से जो बात हो रही थी कि उस पर कोई ख़ास रजिस्ट नहीं आई यहाँ से, या फिर उस पर पहले से कुछ चीज़ें डिसाइडेड हैं, या फिर इल्ज़ाम भी लगे जनरल बाजवा के ऊपर और इस कैपेसिटी के ऊपर कि आया एज एन इंस्टीट्यूशन कहाँ पर लाई करती रही है पाकिस्तान की जो अफवाज है, उनकी सोच और टॉप टीयर लीडरशिप की सोच कहाँ पर है। क्योंकि वो सारा जो फियास्को हुआ इमरान खान साहब के दौर के अंदर, उसमें एक डंट तो आया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्टिकल 370 के बाद जो हमें इससे पहले मालूम है कि LOC के ऊपर डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी है, इंडिया ये क्लेम करता है कि हमने उसको इंटरनेशनल बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया और ये डिस्प्यूट अब ख़त्म हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया नाउ। तो उस सूरत हाल को देखते हुए लोगों ने ये फ़ील किया कि पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बयानिए का जो फुकदान था वो भी था, और साथ साथ प्रैक्टिकली भी पॉलिटिक्स जो है वो उस तरह से दिखाई नहीं दी कि उसको परसुएट करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये इलीगल चीज़ हुई है। ऐसा हो नहीं सकता UN की 1948 की रेजोल्यूशन के मुताबिक कि आप इस तरह से हिंदुस्तान में कश्मीर को अनेक्स कर लें, हिस्सा बना लें उसको अपना। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि महसूस किया गया कि इसको डीबंक करना चाहिए। और साथ साथ जो पोलराइजेशन का माहौल है आजकल कि इलेक्शन के हवाले से डिबेट चल रही है, उसमें लोग ये बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन की सोच क्या है। ये कहा गया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे। बाजवा साहब ने भी कहा कि पिछले साल मार्च के बाद से मुदाखलत बंद हो गई है, तो अब उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो अब ये DG ISPR की तरफ से ये तमाम गुफ्तगू मैं समझता हूँ कि डाउट्स को क्लियर करने की एक एफर्ट हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर जो सूरत हाल है पाकिस्तान के, जहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए, पेशावर में भी पहले ब्लास्ट हो चुका है एक बार, और इसके साथ साथ आगे भी ख़तरात हैं। TTP को लेकर भी जो NSC की मीटिंग में डिसीजन लिए गए हैं,
तो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, आवाम के सामने आके बात करनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशन क्या सोच रहा है, सिक्योरिटी पॉलिसी किस तरफ जा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस नैच पे सूरत हाल आनी नहीं चाहिए कि किसी को कहना पड़ता ठीक कि तमाम सियासी पार्टियां हमारे लिए बराबर है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में डिबेट चल पड़ती है और ये इल्ज़ामात भी लगते हैं, शकूक व शुबहात भी होते हैं, तो इसीलिए ये डिस्कशन करनी पड़ जाती है जो दुनिया में कहीं और नहीं होती कि एक सिक्योरिटी जो है ना वो सेंट्रिक किस्म का जो आर्ग्यूमेंट है वो करने के लिए कोई आए और उससे सियासी सवाल शुरू हो जाए। तो ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री को वाजे करता है कि ये जो सियासी सवाल पूछे जाते हैं ये इसलिए कि एक लंबी तारीख़ है इस चीज़ की कि वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी को नहीं पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करते रहे। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे भी हुए जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी, जो हमने देखा कुछ ज़री ज़मीन के हवाले से, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी का मामला पाकिस्तान में भी है, दुनिया भर में फ़ौज से इस तरह के काम लिए जाते हैं, वो हाई कोर्ट में मामला है, उसका भी जवाब हुआ। लेकिन सिद्दीक जान, दो बातें मैं चाह रहा हूँ कि उस पर आपकी क्या राय है। एक तो ये कि जो इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने कह दिया कि जी हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में हमने ब्रीफिंग दे दी है, और वो इन कैमरा थी, कोई वजह है तो इन कैमरा थी, यानी या इन चैम्बर थी, ये कहना चाहिए कि ओपन नहीं थी, तो कोई वजह है तो इसी वजह से उसको ना ही ओपन करें, तो जो हमने कहना था वो कह दिया। दूसरा ये कि सोशल मीडिया पर जितनी हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो कौमी असम्बली में, तो जहां भी बात होती है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो भी हम करेंगे कानून के दायरे में रहकर करेंगे। और साथ ये जब ब्रीफिंग की बात आती है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, लेकिन ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कोई नो गो एरिया पाकिस्तान में अब नहीं रहा, उस लिहाज से सिक्योरिटी तसल्ली बख्श है। देखिए, डीजे इश्तियार ने बिल्कुल कहा कि कोई नो गो एरिया नहीं है, लेकिन 2-3 दिन पहले मेरी नज़र से एक खबर गुजरी जिसमें हज़ारों एकड़ दावा किया आईजी पुलिस पंजाब ने कि हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल नो गो एरिया था, जो अब हमने क्लियर करवा लिया, और अभी हज़ारों लाखों एकड़ जो है वो पेंडिंग है जो नो गो एरिया है और जिसका हमें ख़त्म करवाना है। तो ये भी अब देखना चाहिए पंजाब हुकूमत को कि वो अपनी सिर्फ कारकर्दगी दिखाने के लिए क्यों ऐसी गलत बयानी कर रहे हैं। और दूसरा यह है कि बड़ी तसल्ली बख्श बातें थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को हमने कामयाबी से जो है वो उनको कमज़ोर कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दों के नरगे में कंट्रोल में है और इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। तो इस तरह की सूरत हाल जब होगी तो ज़ाहिर है लोगों के जहनों में डाउट्स तो होंगे। दूसरा, जो इलेक्शन के हवाले से फ़ौज की जो ड्यूटीज़ के हवाले से वो उन्होंने कहा कि जी हुकूमत अगर डिप्लॉयमेंट करेगी तो हम जाएंगे। तो इस पर भी एक सवाल तो ये है कि हुकूमत तो इस वक्त हर तरह का गैर आईनी इक़दाम करने को तैयार है, वो तो ना आइन के ऊपर चलने को तैयार हैं, ना आइन के मुताबिक इलेक्शन करने को तैयार हैं, कराने को तैयार हैं, ना वो आइन के मुताबिक पैसे देने को तैयार हैं। तो वो ज़ाहिर है आइन के मुताबिक तो हुकूमत को डिप्लॉयमेंट करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत इस वक्त आइन के ऊपर तो चल ही नहीं। तो फिर सवाल ये है कि ये भी एक बड़ा सवाल है कि फिर इदारे का रोल क्या होगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 190 को इन्वोक करके बुलाती है तो फिर क्या फौज का जो है वो रद्द-ए-अमल होगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका जवाब हमें 12 अगले 5-4 दिन में जो है वो मिल जाएगा। तो बहरहाल जी देखते हैं कि अब ये 27 अप्रैल पर चूंकि सबकी नज़रें हैं। अब अगली खबर हमारी जो टॉप स्टोरी है वो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बड़े शदीद दबाव में नजर आ रहे हैं। काबीना का इजलास यहाँ तक भी बात हुई कि इत्तेमाद का वोट लेने की नौबत आ सकती है, क्योंकि मैंने जो तफसील पढ़ी, वो जो हुक्मनामा आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये लिखा है उसमें कि अटॉर्नी जनरल के सामने ये बात रखी गई कि आप अगर मनी बिल पास नहीं करवा सके वो 21 अरब रुपए का, तो उसका मतलब ये कि टेक्निकली आपके पास मिलेगी, जो कि आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, जिस पर अटॉर्नी जनरल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास मेजॉरिटी है। तो फिर ये लिखा है उस हुक्मनामे में कि फिर कुछ गलती हो गई होगी कि आप पास ही नहीं करवा सके। तो लिहाजा एक तो ये चीज़ सोची जा रही है मुज़म्मिल, तो प्रेशर तो गवर्नमेंट पर है, और वो बात जो आप भी करते रहे हम ईद के दिनों में, उससे पहले प्रोग्राम्स में, मुज़ाकरात तो कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे, और वो बात आपकी और हमारी भी 100% दुरुस्त साबित हो रही है कि मुज़ाकरात तो कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। अब एक कन्फ्रंटेशन है कि किस हद तक जा सकती है, क्या इत्तेमाद का वोट लेने की नौबत आ सकती है, क्या इत्तेहादी साथ खड़े होंगे जिस तरह से हम देख रहे हैं, या कुछ बयानात आने लग गए हैं जरदारी साहब के भी कि जी हम हुकूमत हमारी नहीं है, हम हुकूमत में हैं, उसका हिस्सा हैं और मजबूरी में हुकूमत ली, कुछ इस तरह की बातें होने लग गई हैं। देखिए, इसमें तो अगर इत्तेमाद के वोट की बात है तो वो इसीलिए शायद महसूस किया होगा, जिस तरह कोर्ट के अंदर वो अपना केस प्रेजेंट किया और मनी बिल की जो आपने भी मिसाल दी, तो उन्होंने ये कहा कि जी फिर इसका मतलब ये आपकी मेजॉरिटी नहीं है, तो उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन वो भी कितनी देर के लिए होगी। अगर असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने का वक्त जो है वो सर पर आ चुका है, तो और आप यहाँ पर जो है वो अक्सरियत का वोट लेने के पीछे अब सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, तो इसका मतलब ये है कि प्लान आपका लंबा है।
इसका मतलब है ये कि आप इस सिस्टम को इस साल में एंड नहीं करना चाह रहे, कोई ना कोई और प्लान है आपका, इसीलिए आप अक्सरियती वोट लेके ये साबित करेंगे कि देखें पार्लियामान की जो मेजॉरिटी है वो हमारे पीछे खड़ी हुई है और हमारे पास लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मौजूद है। वो करेंगे इसलिए कि आप 2-3 महीने का प्लान नहीं कर रहे। इट मीन्स इसका मतलब यही है कि आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं कोई ना कोई। अदरवाइज़ तो ये सोचने का वक्त है कि इंटरिम गवर्नमेंट कहाँ से आएगी या फिर निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, और आप जो वज़ीर आज़म बने हुए हैं इस वक्त उनको एतमाद का वोट देने की बात कर रहे हैं। तो ये एफ़र्ट जो है ये बड़ा कुछ वाज़े करती है, ये वाज़े यही करती है कि 2-3 महीने के मेहमान नहीं है ये, और जो तारीखें दी जा रही हैं उसमें भी शायद कोई ख़ास इम्प्लीमेंटेशन ना हो। बेशक वो सूबाई असम्बली के इंतखाब हों 14 मई वाले हों या फिर उसके बाद अक्टूबर की जो बात करते हैं, अगर तो एतमाद के वोट की तरफ जाते हैं और वो पॉलिटिक्स करते हैं कि फिर जहाज़ जो है वो कोई दोबारा बुक करवाएंगे और उसमें उम्मीदवारान को फिर ट्रांसपोर्ट करके लाया जाएगा, तो फिर इसका मतलब यही है कि आप ड्रैग करना चाहते हैं सिस्टम को, आपका जाने का कोई प्लान नहीं है, आपका असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद नया मैंडेट देने का कोई प्लान नहीं है। तो मुझे तो यही लगता है कि ये जो एफ़र्ट है ये दिखाती है कि आपकी इंटेंशन क्या है इनकी। अच्छा सिद्दीक, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। आइन में जो चीज़ दर्ज है उस पर अमल नहीं हो सकता तो फिर मुज़ाकरात कहाँ से होंगे? जब आप वहीं से फिर गए तो किसी का एतबार नहीं हो सकता। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कि 4-3 का फैसला है जी, लेकिन जाकर फिर अदालत में कहते हैं कि हाँ जी हम तो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं इसको, हम तो मनी बिल लेके हैं, यानी वो मान रहे हैं कि जनाब ये फैसला 3-2 का है। तो वहाँ पर और स्ट्रेटजी है। तो ये ऐसे जैसे एक चालाकी दिखा रहे हैं। मुजम्मिल ने जिस चीज़ का जिक्र किया कि ये तो ऐसे लगता है प्लान फिर अक्टूबर से आगे का है, तो इतबार तो फिर किसी तरह से नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट का। हम खुद बात करना हमारे लिए मुश्किल हो गया कि एक चीज़ आइन में दर्ज है, हमें उस पर तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, वरना तो ये ज़रूरत ही नहीं थी शिक रखने की जी सारे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन होंगे, किसी सूबाई वज़ीर के पास इख्तियार, वज़ीर आला के पास इख्तियार ही ना होता। तो ये एक बड़ा गुंजलक सा मामला है। आपको क्या लग रहा है, ये इत्तेमाद का वोट लेना, इजलास बुलाना काबीना के, इत्तेहादियों के, ये आगे मामले को ड्रैग कर सकेंगे इसी तरह से जिस तरह ले जाते चले जा रहे हैं? देखिए तो इलेक्शन 14 मई को तो नहीं हो रही, ये तो बड़ी क्लैरिटी है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 14 को इसलिए नहीं हो रही कि इलेक्शन कमीशन की अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि आप हमें सिक्योरिटी भी दे दें, पैसे भी दे दें, फिर भी हम नहीं कराते इलेक्शन, जो आपने करना है हमारा कर रहे हैं। और ये तो बड़ी बात वाज़ेह है। और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा क्यों ना देना पड़े, खुद पे कंटेम्प्ट क्यों ना लगवाना पड़े, वो लगवा लेंगे लेकिन इलेक्शन वो नहीं कराएंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो उसामा गाजी साहब जो मामला है वो वज़ारत दिफा की रिपोर्ट भी यही कहती है कि फौज नहीं देंगे तो कैसे इलेक्शन होगा। इलेक्शन तो नहीं हो रहा 14 को, लेकिन इलेक्शन अक्टूबर तक भी नहीं जाएगा, उससे पहले इलेक्शन कराना पड़ेगा। क्योंकि देखें जो परसों जो समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक तो लास्ट ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 190 का जिक्र किया है, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड लास्ट ऑर्डर में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी करने के जो कंसिक्वेंसेज हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और वो सबको पता है। तो अटॉर्नी जनरल से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जाके हुकूमत को बताएं कि इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। और वो बात जो आपने बात की एक्सरियत वाली, और जहाँ तक एतमाद के वोट लेने वाली खबर है, सिद्दीक ये जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त, मगर हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसी भी तजवीज़ है कि कुछ जजेस के खिलाफ, जो यानी मर्जी के जजेस नहीं हैं, उनके खिलाफ कोई काबीना से कुछ मंजूरी ले ली जाए, कोई वहाँ से दोबारा कोई असम्बली से करारदाद, पार्लियामेंट से करारदाद पास करवा के उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये बात भी हो रही है। मगर आप ये बताएं कि इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या नज़र आ रही है? आपकी जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से हाल ही में, उसमें क्या आपको नज़र आया? क्या इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है? अगर ये अमल दरामद नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, तो तहरीक इंसाफ क्या करेगी? वो तो इमरान खान साहब कह रहे हैं हम तो 14 मई से किसी सूरत आगे इलेक्शन नहीं जाने देंगे। देखिए साम भाई, मुझे कल हमारी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और उसके बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे लगता है कि अगले 2-3 रोज़ में इमरान खान जो है वो ये अनाउंस कर देंगे कि अगर 14 को इलेक्शन नहीं होते और इलेक्शन की तारीख भी नहीं आती तो फिर इमरान खान बिल्कुल जो है वो एक लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। अलबत्ता तारीख वो बाद में अनाउंस करेंगे और उस लॉन्ग मार्च की मंजिल होगी वो डी चौक होगा, और फिर वो एक लंबा जो है वो धरना होगा। ये मुझे नज़र आ रहा है उनसे मुलाकात के बाद। बाकी जो उनसे मुलाकात की कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो बातें कर रहे हैं उनमें से बहुत सी चीज़ों पर मैं इसलिए खामोश हूँ कि वो फिर इंटरनेशनल खबर बनेगी। फिर इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि हम सड़कों पर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो इदारों से वो कोई इंतकाम नहीं लेंगे, इदारों को मजबूत करेंगे, बस वो कानून की हुक्मरानी को जो है वो कायम करेंगे, लेकिन इंतकाम किसी से नहीं लेंगे। और वो कहते हैं कि बाजवा साहब जो हैं बाजवा साहब जो हैं वो एहतसाब बिल्कुल नहीं चाहते थे। फिर इमरान खान साहब ये भी कहते हैं, इमरान खान एक चीज़ पे कन्विंस हैं और 1000%, और वो ये कहते हैं कि मुझे हटाने के जितने भी मंसूबे थे वो सब नाकाम हो चुके हैं,
तो अब एक ही मंसूबा रह गया है और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और वो ये है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए, मुझे जान से मार दिया जाए। और इसके लिए वो कहते हैं कि 3 बार ये कोशिश की जा चुकी है, एक वजीराबाद में, एक जमान पार्क में और एक जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर 18 मार्च को। तो वो ये समझते, वो कहते हैं कि मैं बाकी कोई मेरे लिए खतरा इस वक्त नहीं है, कोई दुनिया की ताकत मुझे इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकती, वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोक सकती, अवाम मेरे साथ है। लेकिन एक ही चीज़ से मुझे बचना है और वो है कि ये कातलाना हमला मेरे ऊपर बिल्कुल एक और होगा। ये उनको बड़ी क्लैरिटी है कि मुझे जो है वो कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनकी ड्रिप के अंदर जो है वो इंजेक्शन कोई वो लगाने की कोशिश का एक जो है वो मंसूबा था। फिर खान ठीक, मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप हुई है सदीक जान की, हम दोबारा उनसे बात करते हैं। और जी सदीक, अच्छा ये टिकट्स के हवाले से बता दें ज़रा, फिर मैं मुज़म्मिल से बात करूँगा कि इमरान खान साहब ने टिकट्स जो अलॉट की बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। जी उसाम भाई, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं बस 2 चीज़ें जल्दी जल्दी आपको बता दूं। एक तो मैं वो जो पिछली बात कर रहा था कि खान साहब ये कहते हैं कि उनको जब हॉस्पिटल में थे तो उनकी ड्रिप के अंदर कोई एक इंजेक्शन लगाने की भी एक मंसूबा बनाया गया। साथ ही वो कहते हैं कि उनके खानसामे के जरिए उनको जहर देने का भी मंसूबा बनाया गया। तो खान साहब कहते हैं कि अक्टूबर तक मामला ले जाने की वजह यह है कि किसी तरह से मुझे जो है वो रास्ते से हटा दिया जाए और मुझे कत्ल कर दिया जाए। इसके अलावा वो कहते हैं कोई और मंसूबा जो है वो नहीं है अक्टूबर तक मामला ले जाने की। जो आपने टिकटों की बात की, मुझे लगता है कि 48 से 72 घंटों में कुछ टिकटों पे आप देखेंगे कि चेंजिंग हो जाएंगी, और बाकी 14 को क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे तो 14 के बाद भी आप देखेंगे कि टिकट जो है वो कुछ चेंजिंग होंगी। 40 से 50 ऐसे टिकट हैं जिनके ऊपर रिव्यू किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, उसके ऊपर जो शिकायत है उनको जायजा लिया जा रहा है। और साथ देखें ना कि 65 MPS को अब टिकट नहीं मिला, यानी जो पिछले टेन्योर में 65 MPS जो हैं उनको टिकट नहीं दिया गया। तो ये बहुत बड़ी तादाद है कि 65 जो MPS थे उनको टिकट ना देना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब रिव्यू जो है वो हो रहा है, 48 से 72 घंटों में कुछ टिकट जो है वो चेंज हो जाएंगे, और बाकी जो है जब आप क्योंकि आम इंतखाबात होने, इकट्ठे इलेक्शन होने, तो कुछ और टिकट जो है वो आगे चल के और तब्दील होंगे। अच्छा, अब सदीक की 2 बातें, एक तो कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे और फिर पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे इलेक्शन हो रहे हैं। मुज़म्मिल, आपको क्या लगता है, ये अक्टूबर में ही या उससे कुछ पहले, या जो आप बात कर रहे थे कोशिश तो यह है कि आगे ही चले जाएं? देखिए, इसमें तो पहले जो इसके अलावा बाजवा साहब के हवाले से वो जो बात कर रहे हैं सदीक भी, मेरे नज़दीक तो सबसे हैरान कुन बयान बल्कि जो है वो यही है कि जो उन्होंने ये कहा कि बाजवा साहब ने मुझे एडवाइस किया कि असम्बलियों को डिज़ोल्व कर दो और मैंने कर दी। तो इसका मतलब ये है कि आपने आवाम से जो वोट लिया, उनसे जो मैंडेट हासिल किया, उसको आपने इस शख्स के कहने पर डिज़ोल्व कर दिया जो कि अवामी नुमाइंदा है ही नहीं। तो ये तो इस पर इमरान खान साहब को और उनके फॉलोअर्स को सोचना चाहिए कि अगर हम किसी को एम्पावर करते हैं वोट दे के और वो बाद में अपने सबॉर्डिनेट की बात सुन के असम्बली को डिज़ोल्व कर देता है, तो फिर आप ये सोचें कि दोबारा इंतखाबात जब होते हैं तो फिर वोट किस बेस पर डालना है। दूसरी चीज़ ये कि फवाद चौधरी साहब का वो इंटरव्यू जिसमें वो बात कर रहे हैं कि मुझे टिकट नहीं मिला, और शहबाज गिल साहब के हवाले से भी शायद सवालिया निशान था, पता नहीं क्लियर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उनका ये कहना है कि उस्मान बुज़दार साहब दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। तो पंजाब के अवाम को फिर सोचना पड़ेगा, अगर सोचना चाहिए उनको कि किस बेसिस के ऊपर वो दोबारा से कैंडिडेट हैं और पहले कौन सी परफॉर्मेंस है, जो कि उनके अपने पार्टी के रहनुमा कहते रहते हैं कि ये किस बेसिस पे ये फ़ैसले हो रहे हैं उनको नहीं मालूम। तो ये बात करना कि बाजवा साहब ने पहले मेरी हुकूमत को गिराया नेशनल असम्बली में और बाद में मैंने उनसे ये एडवाइस ले ली कि आप बताएं मैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व करूँ या ना करूँ, ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि इंसान सोचने वाला है या नहीं। जो सोचने वाला है वो ये बात करेगा कि ये सारी गेम जो है ये सिर्फ पर्सनल गेन के लिए, ये कोई नज़रिया, ये कोई पार्टी विजनरी नहीं है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आवाम के फ़ायदे के लिए। बिल्कुल सही, ये डिबेट हो रही है कि हर कोई क्या बाजवा साहब से पूछ रहा था। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस बारे में बात करेंगे। और ऑडियो लीक्स जो हमने इन चंद दिनों में देखी हैं वो क्यों कोई असर नहीं पैदा कर सकी अब, और पता नहीं अभी कितनी ऑडियो लीक्स और आनी है। मकसद उन सब का नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर किसी तरह से असरअंदाज हुआ जा सके। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। ईद के दिनों में भी हमने देखा कि सियासत अपने रूज पर रही, लेकिन ऑडियोज़ के थ्रू। और 2 ऑडियोज़ अगर हम देखें कि दोनों में हमें नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश हुई। एक ऑडियो तो जो बाद में आई वो जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की है, वो एक सीनियर वकील से गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब तारिक साहब से, और उसमें वो केस के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि जी इस तरह तौहीन अदालत और ये सब मशवरे दे रहे हैं। उससे पहले जो ऑडियो मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो साथ साहब हैं उनकी और साथ खातून की वो आई। अब इन दोनों का मकसद, और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं बाकायदा, और पूरा एक बयानिया अभी तक हम देख रहे हैं, बयानाया जा रहा है कि जी ये फैसला नहीं होना चाहिए, उनके कहने पर नहीं होना चाहिए। अब सदीक जान, हम देख रहे हैं कि सारा कुछ इस पर बिल्ड करने की कोशिश हो रही है।
जबकि इसका बड़ा वैसे तो सादा सा सवाल बनता है कि फिर ये सब इन्फ्लुएंस जो था उस वक्त क्यों नहीं चल सका जब यही चीफ जस्टिस थे, यही सुप्रीम कोर्ट थी और इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ही सारा कुछ फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। तब तो ये चीज़ें नहीं आई। तो ये सिर्फ एक ख़ास स्पेसिफिक तरीके से ही क्यों आ रही हैं, यानी जिसमें सुप्रीम कोर्ट पर ही दबाव डाला जा सकता है। 27 से पहले काम बड़ा तेज़ हो गया है। देखें, पता आपको भी है भाई, पता मुझे भी है, पता हमारे सुनने वालों को भी है कि ऑडियोज क्यों आ रही हैं और कहाँ से आ रही हैं। और सादा सी वजह है कि उमर बंदयाल साहब पीछे नहीं हट रहे, ब्लैकमेल नहीं हो रहे, सरेंडर नहीं कर रहे, इलेक्शन की आइन की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर खड़े हुए हैं, तो इसलिए ऑडियोज जारी हो रही हैं और हर रोज़ कोई कोई फेक चीज़ जारी की जाती है बंदयाल साहब के बारे में और कोई इस तरह का काम किया जाता है उनको दबाव में लाने के लिए। अब तक तो ये सारी कोशिशें और काफिशें नाकाम हुई हैं, अब वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। और क्योंकि अब आगे आने वाले दिन फैसला कौन है, 27-28 की जो समात है और उसके बाद फिर सैटरडे संडे के बाद सोमवार और मंगल की जो समात है, ये इन्हीं में 4 समातों में सारी चीज़ें तय हो जाएंगी कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो काम तेज़ कर दिया गया। अब आप देखेंगे कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, बंदयाल साहब पर अटैक किए जाएंगे, पार्लियामेंट में तकरीरें होंगी। ये सारा कुछ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उनको ब्लैकमेल करने के लिए, जो अभी तक वो नहीं हो रहे। ये असल वजह यही है, चीफ जस्टिस जो है ना मैनेज नहीं हो रहे। माजी में जो हो जाया करता था, जो हमने देखा, वो कोयटा वाला मामला भी हुआ था सज्जाद अली शाह के खिलाफ, शायद वो नहीं हो सका। लेकिन मुजम्मिल, इसमें एक बड़ी बुनियादी चीज़ जो है जिस पर मुझे बड़ा अफसोस दुख होता है कि अब कोई हद नहीं रह गई। अब बुजुर्ग ख़वातीन हैं, उनकी गुफ्तगू भी, अब आप और मैं हैं, तो इसका मतलब है हमारी भी, किसी भी शख्स की, सबकी फ़ोन टैपिंग हो रही है। और जहाँ ज़रूरत महसूस होगी, जहाँ किसी को लगेगा साहिब इक़्तिदार को, ताकत में जो बैठे, जिनकी एक्सेस है यहाँ तक, ज़ाहिर है उन्हीं में से कोई कर सकता है, तो उसकी प्राइवेसी अब कोई नहीं रह गई। ना चादर चार दीवारी रह गई है, कोई शख्स बाहर गया वो लापता हो सकता है, कोई कानून वहाँ नहीं रह गया। लेकिन अब यह है कि इंसान की यानी जो निजी गुफ्तगू है, अब वहाँ भी ये कहानी चली गई है और कोई पूछने वाला नहीं, कोई इस पर, बल्कि उस पर हुकूमत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हुकूमत ही दूसरी तरफ जा रही है। कल को इनको भी और इन सब की भी होंगी ऑडियोज़, और जब वक्त आएगा तो वो इस्तेमाल होंगी, वो ऑडियोज़ इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रही होंगी। जो हमने देखा, यानी इमरान खान साहब की आई प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हुए, हमने देखा शहबाज शरीफ साहब की आई, वो जो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, हत्ता के सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो भी इससे नहीं बच सके। तो क्या बच गया फिर अब हमारे पास? बिल्कुल, प्राइवेसी की जो रिस्पेक्ट होती है महज़ब दुनिया के अंदर, वो तो बिल्कुल नहीं है और उसको दुनिया बहुत सीरियसली लेती है। यहाँ पर वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, किसी की प्राइवेट वीडियो या ऑडियो बनाकर उसको लीक करना कोई बड़ा इशू नहीं है। इवन पिछले दौर के अंदर हम ये भी देखते रहे हैं, रिसेंटली 2-4 महीने पहले की बात है बल्कि, कि डार्क वेब के ऊपर वो फ़रोख्त के लिए हैकर्स ने लगाई हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि उनकी बोलियाँ लगाई जा रही हैं कि इतने में हमें दे दें, ये कर लें। तो इस सूरत हाल पे हम क्या कह सकते हैं? एडवर्ड स्नोडन का जो केस था अमेरिका के अंदर, वो यही था कि शहरियों में की जो प्राइवेट लाइव्स हैं उनकी स्पाइंग कर रही है CIA। उसको इतना सीरियस लिया कि पूरी दुनिया में उस पर नशरियात की गई और बताया गया कि किस तरह से स्पाइंग करते हैं और प्राइवेट लाइव्स के अंदर इंडल्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ डिबेट शुरू हो जाती है कंटेंट पे, कि जो उस गुफ्तगू के अंदर कहा जा रहा है उसको ज़ेरे बहस ले आएँ, लेकिन वो गुफ्तगू आई क्यों है इसका सवाल नहीं करना और कहाँ से आई है। गुफ्तगू का भी कोई लीगल, मैं समझता हूँ कोई प्रैक्टिकली कोई पॉलिटिकल भी कॉन्सिक्वेंस खास नहीं हो नहीं सकता ना, इतनी ऑडियोज। असल जो चीज़ है वो हम जा रहे हैं और उससे तबाही आ रही है। और ये जिस तरह बढ़ता जा रहा है, अब कोई पाकिस्तान में आकर कोई भी शख्स, जो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हसास है इस बारे में। वो कहेंगे इस मुल्क में जाएँ, पता नहीं हमारी क्या कौन सी बात कहाँ पर कोर्ट हो जाए, क्या लीक कर दें। तो बाहर तो वाकई वो कोई एक शख्स चला जाए अदालत, कोई एक प्राइवेट शख्स, कोई भी XYZ, और वो तो जाकर हुकूमत उड़ा देगा, क्योंकि इसकी हुकूमत के होते हुए मैं सिक्योर नहीं रह सका, मेरी प्राइवेसी सिक्योर नहीं रह सकी, तो मुझे इसका जवाब चाहिए। लेकिन वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी गई हैं, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से कहा गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है इस बारे में। बिल्कुल, इस पे ये तभी होगा ना जब इसको सीरियस लेके आप एक क्राइम समझेंगे। और इसका फ़ायदे की जहाँ तक बात है, मैं एग्री करता हूँ आपसे, ये कोई कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस तो नहीं है। अब किसी भी ऑडियो को कोर्ट में प्रेजेंट करके कोई तब्दीली आई हो तो आप बताएं। पिछले 6 महीनों में जो अंबार लगा हुआ था ऑडियोज़ का कि हर जुमे को एक ऑडियो रिलीज़ होगी ट्विटर के ऊपर और सब उसको शेयर करेंगे, और उसका फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब किसी में ये कहा जा रहा है कि ऑब्सैनिटी फैलाई जा रही है, गलत गुफ्तगू की जा रही है, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अवाम अगले दिन जो है ना उसको भूल के आगे बढ़ जाते हैं। इतना सोशल मीडिया के ऊपर बम्बार्डमेंट होती है कॉन्टेंट की, किसको क्या मालूम है कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी नहीं। तो पॉइंट हमें कानूनी माहिर फैसल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। फैसल चौधरी साहब, क्यों इस पर कुछ नहीं हो सका? यानी अगर सदर पाकिस्तान महफूज नहीं है, किसी भी अब खवातीन, बुजुर्ग खवातीन, कोई भी नहीं बचा,
यानी आप और मैं हैं, कभी बात करेंगे, ये तो लोगों के सामने है, कोई भी बात कर रहे हैं, ये तो बुनियादी हक है हमारा जिसकी तबाही हो रही है। ये जिन्होंने करना है वही तो ये लीक कर रहे हैं, और इसमें क्या कार्रवाई होगी? तो सर क्या अदालत को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए क्या? अदालत में उस वक्त जो मुझे याद पड़ता है तो इमरान खान साहब की पिटीशन पेंडिंग पड़ी, तो उस वक्त जो है ये इसको नहीं नोटिस दिया गया उसका सुप्रीम कोर्ट में, इस बात के ऊपर पिटीशन लेके गए थे, तो उस वक्त इसका नोटिस नहीं गया। तो अब देखिए टाइमली एक्शन लेना बड़ा जरूरी होता है, और कानून और आइन में तो इसकी गुंजाइश नहीं है। फेयर ट्रायल एक्ट है 2013 का, उसमें किसी की फोन टैप करना से पहले हाई कोर्ट के जज की ज्यादा जरूरी है। ये तो अजीबोगरीब तमाशा बना हुआ है, हर किसी का फोन, घर की औरतों के फोन, बच्चों के फोन, कोई किसी का अपना जो है वो इस तरह से लग रहा है आप किसी ऐसी स्टेट में रह रहे हैं यहाँ पे सर्विलेंस करना अपने शहरियों की वो है, और बाकी मतलब इनवर्ट जो है वो सर्वेलेंस लगी हुई है, वेयर है उसके आउटवर्ट होने चाहिए सर्वेलेंस। तो ये तो इसकी तो कोई कानूनी आईनी इखलाकी जवाब है नहीं, लेकिन इस मुल्क में आइन कानून और इखलाक जो है वो कोई ऐसी चीजें नहीं रह गई हैं जिसकी पाबंदी जो है। अलमिया ये भी है ना, जो टैक्स पेयर है, जो इस मुल्क के अवाम है, उनका पैसा उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। पता नहीं कितने वसाइल खर्च हो रहे हैं इस पर, जो हम शायद दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करें तो हम और ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी देख सकें, अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करें तो और ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी देख सकें। लेकिन बहरहाल जब जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात की, जब आइन पर इलेक्शन के हवाले से अमल नहीं होगा तो बुनियादी इंसानी हकूक हम लोगों को लापता होते देख रहे हैं, ये फ़ोन टैपिंग देख रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी अगर कह दे तो अब हमारे साथ सिद्दीक जान हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो ये खबर दे रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, तो फिर अब किसकी तरफ देखा जाएगा? फ़र्ज़ कीजिए इस पर भी फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि जी फ़ोन टैपिंग ना कीजिए, तो कौन, जब मानना ही नहीं किसी ने इदारों में, हुकूमत में, तो फिर क्या फ़ायदा उसका? तो आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है अब अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर भी अमल नहीं होता इलेक्शंस के हवाले से? अब 27 तारीख बड़ी अहम है, उसके बाद भी अगर कुछ वो कह दें, तौहीन अदालत भी कर दें, तो अमल दरामद किसने करवाना है? नहीं जो है अमल दरामद कराना है उनको जवाब दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे। तो जब अदालतों के फैसले होते हैं अवाम नाज के लिए होते हैं। इलेक्शन में कौन सा जज जो है वो इलेक्शन खड़ा हुआ है या उसने इलेक्शन लड़ना है, तो अवाम के अपने नुमाइंदे। अगर अवाम में सियासी जमातें नहीं निकलेंगी तो जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो वो भी तो निकलेंगे। आइन के लिए अगर कोई जज खड़ा होता है तो उसके साथ खड़ा होना भी तो अवाम का, कौम का, आपका, मेरा फर्ज नहीं है कि वो अपने आइन के लिए खड़े हुए हैं। कोई भी जज इलेक्शन तो नहीं लड़ा, वो तो वही कर रहे हैं सर जो आप पर हमारा बुनियादी हकूक है, जो आइन में पाकिस्तान है। मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं सबकी, लेकिन ये कंसेंसस होगा कि आइन पाकिस्तान के तहत मुल्क चलेगा। तो ये मुल्क जो है आइन के तहत जब भी कोई चलाने की कोशिश करता है उसको आगे से रेजिस्टेंस मिलती है, और वही लोग जो है रेजिस्ट करते हैं जो कि इस मुल्क को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, आइन के मुताबिक नहीं चलने देते। तो क्या आइन के मुताबिक चलेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो नापसंदीदा होगी, फिर अपने दायरे में रह के काम करना होगा, तो वो सख्त नापसंदीदा होता है। कोई भी सियासी जमात जो है ये कोई कह सकती है कि इलेक्शन से भागे, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप मानने से इनकार कर दे, सुप्रीम एक वारंट लेके चले गए थे ये जो ऑपरेशन कर दिया जमान पार्क में, ठीक है, 18 को 4 दिन पहले लेके चले गए एग्जीक्यूट कराने, और जब मर्जी नहीं होती तो कहते हैं जी हम नहीं करते। ये बात सही है, एक मजिस्ट्रेट के लिए हम देख रहे हैं बहुत कुछ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्कुल दूसरा रवैया। मुज़म्मिल फैसल साहब, ये ऑडियो लीक्स जो होती हैं ऑब्वियसली इसके सोर्स के बारे में तो कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ से आ रहा है, कभी डार्क वेब के ऊपर जो है वो फ़रोख्त पे लगा दी जाती हैं, लेकिन एक हिस्टोरिकली ये भी प्रैक्टिस रही है कि आईबी का इस्तेमाल जो भी गवर्नमेंट आती है वो करती है अपने अपोजिशन के जो कन्वर्सेशंस हैं उनको डीबंक करने के लिए, बग करने के लिए। इस प्रैक्टिस को आपको लगता है अब भी ऑपरेशनल है, इसको कैसे रिवर्स करें लीगली? देखिए अभी तो इसकी तहकीकात तो होंगी तो पता चलेगा ना पीछे कौन है। किसी भी एजेंसी का नाम लेना तो इस मौके पर तो मुनासिब बात नहीं है, और जब तक उसकी तहकीकात होने के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जुडिशल कमीशन जो है हुकूमत बनाती है, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस ले, और फायज ईसा साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी जो है इससे मुतासिर है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, और
जो ये होती हैं ट्रैप होती हैं, इस चीज को रोकना तो बड़ा जरूरी है। ये रोकेंगे नहीं तो फिर आप ये तो लोगों की प्राइवेसी में, लोगों की प्राइवेट लाइफ में मुदाखलत है, तो फिर तो कोई भी चीज महफूज नहीं रहेगी। लिहाजा उसको इफेक्टिवली करने की ठंडे दिमाग से और तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। तहकीकात बहुत जरूरी है, साफ शफाफ तहकीकात बहुत जरूरी है। इस मुल्क में एक वो भी तो लीक सी थी ना, वो जो जिसके ऊपर एक 3 मेंबर कमीशन बनाया गया था जिसको मेमोगेट कहते हैं जी, तो उसका का ये जो लीक गेट स्कैंडल है, इसको भी की तहकीकात होनी चाहिए और सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज और कुछ दूसरे जज साहबान को मिला के तो बिल्कुल एक कमीशन बननी चाहिए जो इसकी तहकीकात करे कि कौन क्यों कैसे ठीक है और कर रहा है, और इसके ऊपर तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्दीक जान, फैसल साहब ये बताएं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आर्टिकल 245 के तहत वफाकी हुकूमत ये डिप्लॉयमेंट करती है फौज की, अगर फौज ड्यूटी के लिए भेजनी है इलेक्शन के लिए, लेकिन हुकूमत तो ज़ाहिर है ना पैसे देना चाहती है, वो क्यों कहेगी कि फौज को के 245 के तहत कि आप जो है वो सिक्योरिटी दें। अगर सिक्योरिटी अवेलेबल हो भी तो फिर भी हुकूमत तो नहीं कहेगी कि आप जाएं सिक्योरिटी देने के लिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और इख्तियारात हैं ऐसे कि वो डायरेक्ट कह सके फौज को कि आप अपनी फोर्सेज जो है वो इलेक्शन की ड्यूटी के लिए दें? आर्टिकल 190 के तहत तो फौज समेत तमाम जो इंतजामी इदारे हैं वो बाउंड है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पे पाबंद करने के। आर्टिकल 2545 के तहत जो है अगर हुकूमत जो है उसको कहा जा सकता है, आज तो बुनियादी तौर पे तो मुझे कंसेंट लग रही है, उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत कहेगी तो हम जरूर जाएंगे, और हुकूमत को कहना चाहिए। हुकूमत के पास ये जवाब तो नहीं है अब इस बात के बाद कि वो कहें कि सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, तो कहा जा सकता है कि आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आप 245 के तहत आप उनको ऑर्डर दें, वो तो कह रहे हैं कि आप हमें हुक्म देंगे तो हम जाएंगे, तो इसमें कौन सी ऐसी कबार है, तो इसको जो है इस तरीके से भी देखा जा सकता है। अच्छा, इत्तेमाद के वोट की बात हो रही है, खबरें चल रही हैं, क्या आपको लगता है कि जो बयान दे दिया गया हुकूमत की तरफ से और हुक्मनामे में भी दर्ज है कि जी आप मिनी बिल पास नहीं करवा सके, तो क्या अब शहबाज शरीफ को इत्तेमाद के वोट की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में है, और सदर पाकिस्तान को इसके ऊपर अपनी जो इख्तियारात है इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मनी बिल हुकूमत पास नहीं करा सकी है और अटॉर्नी जनरल साहब की यकीन दहानी जो है वो आइनी मामला ज़ाहिर है और आइनी जो प्रोसेस है उसके मुताबिक नहीं है, और 100 परवेज़ इलाही ने भी लिया था, उसको उसके गवर्नर ने कहा था जिसकी जरूरत चंदा नहीं थी, तो लेकिन सदर पाकिस्तान जो है वो भी एतमाद के वोट कह सकते और कहना चाहिए। इस वक्त जो है नजर ये आता है कि जो हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है और वो मनी बिल नहीं मंजूर करा सके। आइन के तहत अगर मनी बिल मंजूर नहीं होता तो कोई भी हुकूमत कायम नहीं रह सकती है, तो अगर ये गैर नुमाइंदा हुकूमत जो है मुसल्लत रहेगी तो मैं समझूंगा कि मेरी राय में सदर मुमलिकत का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। उनको फौरन एतमाद का वोट वज़ीर-ए-आज़म को ये कहना चाहिए कि आप एतमाद का वोट लें, क्योंकि मनी बिल आपका फेल हो गया, पहले क्या करना चाहिए था। मेरे ख्याल में इतनी देर नहीं जरूरत थी वेट करने की। ठीक फैसल साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है अब कि 14 मई के जो इंतखाबात थे वो अनलाइकली दिखाई दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद से, और गवर्नमेंट ने ये ब्रैकेट भी अब बड़ी कर दी है जिस पर वो जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स पर नहीं, पहले पूरी काबीना और फिर पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान पर डाल दी, तो अब अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाइयों का आगाज़ होता है तो कौन कौन जद में आ सकता है? फिर मैं कंटेम्प्ट की कार्रवाइयों के हक में नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि ये एक फजूल एक्सरसाइज होगी और इस पर नहीं जाना चाहिए। सारी फोकस होना चाहिए इलेक्शन कैसे हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी, और इसमें जो अगर एक दिन इलेक्शन कराने हैं तो भी ये जो भी है मामला जो है आइन और कानून के तहत सियासी मामला आपस में हल होने चाहिए और तमाम को सियासी जमातों को रियलाइज करना चाहिए। तो देखिए मुल्क का नुकसान है, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाइयाँ हैं, ये जो मामला है, इससे मामला पेचीदा होंगे, ये सुलझेंगे नहीं, तो मामले को सुलझाने की तरफ लेके जाना चाहिए। जिस चीज से मामला उलझे उससे जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं करना चाहिए। तो क्या फिर इसके अलावा ऑप्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कंटेम्प्ट नहीं लगाते तो? देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास मुख्तलिफ ऑप्शन अभी तक तो है। अभी ये कहा जा सकता है कि आप जो इसके अभी तो कल अगर वो नहीं देते हैं परसों तक, तो उसके बाद जिनको डायरेक्शंस, देखिए डायरेक्शंस भी तो
महदूद लोगों को है ना, अब सारी पार्लियामेंट को या उनके ऊपर तो नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं और एक दो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होंगे और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होंगे। यही दो जिम्मेदारान हैं, क्योंकि ये जो मामलात हैं ये तो इन्हीं दो इदारों से मुताल्लिक है। बाकी पूरी मामलात को तो अगर पार्लियामेंट के, जैसे आपने जिक्र किया, तो पार्लियामेंट के खिलाफ तो ज़ाहिर कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं की जा सकती। और इसके ऊपर और मजे की बात यह है कि इस हुकूमत ने जो कैबिनेट है ये जो उन्होंने बड़े तरीके से खुद पे तो नहीं ली बात, तो अभी ये मामला चलेंगे, इस पे बहुत सारे देखते हैं आगे इस पर क्या होता है, आगे रास्ते निकलेंगे। लास्ट क्वेश्चन सिद्दीक जान जी। सिद्दीक फैसल साहब, वैसे तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस हद तक हुकूमत चली गई है, कल फिर कौमी असम्बली में ये तकरीरें करेंगे चीफ जस्टिस के खिलाफ, कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, हमले होंगे, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह चलने दे कि जो मर्जी गालियां देते रहे, सारे इनके लोग गालियां दे रहे हैं मुसलसल, बिलो द बेल्ट जजेस की फैमिली तक पे अटैक कर रहे हैं, तो क्या इस चीज पे बिल्कुल खामोशी इख्तियार करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? सिद्दीक साहब, अब सुप्रीम कोर्ट के साथ मजीद आवाजों को शामिल होने की जरूरत है। बार पोस्टों को, बार इंस्टीट्यूशंस को, हम वकीलों का भी कोई रोल बनता है ना कि हम उनके साथ खड़े हों। उनकी फैमिली पे अटैक हो रहा है तो वो हमारा इदारा है जुडिशरी, उस पर हमला हो रहा है, तो कुछ बातें तो हमारे ऊपर भी लागू होती हैं, हम शहरियों पर भी लागू होती हैं। हमने भी तो अपने हकूक के लिए खड़ा होना है। अगर वो 3 जज खड़े हुए हैं, उन पर कोई अटैक होता है या जुडिशरी पर अटैक होता है, तो हमारा फर्ज है उनके साथ जाना, हमारा फर्ज है उनकी इज्जत की, उनकी फैमिली की हिफाजत करना। हमें अपने तौर पे आइन और कानून के अंदर रह के भी आवाज उठानी चाहिए और हमें उस सबकी आवाज को तोड़ना करना चाहिए, क्योंकि जैसे अब आगे फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। अब हर चीज जो है, मतलब मैं इसको मैं खालिस्तान कानूनी तौर पर नहीं देख रहा, मैं इसको एक जनरल समाजी या सियासी तौर पर भी देख रहा हूँ कि अगर कोई शख्स खड़ा होता है, हज़रत सालेह की ऊँटनी का वाक़या आप सबको पता है, 4 लोगों ने किया था लेकिन तमाम कौम तबाह हो गई तो खामोश रहे। इस वक्त ये 3 जजेस खड़े हैं आइन के हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो कौम को भी तो फर्ज है उनके साथ खड़ा होना, साथ चलना, उनके लिए आवाज उठाना। जब आप सारे एक तरफ होके हक के लिए आवाज उठाएंगे तो उसके लिए फिर कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। तो मैं तो समझता हूँ कि एक लार्जर मूवमेंट की जरूरत है, एक लार्जर सतह पे आवाज उठाने की जरूरत है। जी सही, जिस तरह हमने माजी में बुकला तहरीक देखी, अब एक अवामी तहरीक भी उसके साथ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल माहिर कानून, आपने हमें वक्त दिया। आखिर में MQM के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि जी MQM नाराज़ हो गई, एक दफ़ा फिर 7 लोगों के उन्होंने इस्तीफ़े अपने पास रख लिए हैं। कौमी असम्बली के जिनके मेम्बरान हैं कि जो मरदमशुमारी हुई है वो ठीक नहीं हुई, 25 लाख घरानों को गिना ही नहीं गया। मुजम्मिल, इस पर अगर हम तारीख बड़ी मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ कि मुशर्रफ दौर हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, हत्ता कि तहरीक इंसाफ, MQM हमेशा हुकूमत में साथ आ जाती है, लेकिन एन उस वक्त पर फिर निकल जाती है जहां उनको नजर आ रही है, अपने खदशात तहफ़्फ़ुज़ात आ जाते हैं जहां टाइम पूरा होने वाला होता है। तो इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं, ये सिर्फ एक गिमिक है, ये प्रेशर टैक्टिक है, या हो सकता है इलेक्शन देखते हुए एन वक्त कि जी देखिए हम तो आ गए थे, हम तो महंगाई ख़त्म करने गए थे, वो ही नहीं सका, हमारे वादे नहीं पूरे हो सके? देखिए अक्सर इस तरह के बयानात MQM की तरफ से जो आते हैं उसका मतलब यही होता है कि थोड़ा सा हमें शेयर और दे दें पावर शेयरिंग के अंदर, इसके अलावा कोई ख़ास मतलब नहीं होता। और जब वो इक़्तिदार की कश्ती से उतर जाते हैं, वो तभी उतरते हैं जब उनको फ़ोन आता है कि ये डूबने वाली है कश्ती। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी जो बल्दियाती इलेक्शन में कराची में हुआ है, तो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है MQM के अंदर कि जमात इस्लामी ने सारा वोट बैंक जो था वो उस तरफ चला गया। बाइकआउट तो खुद किया था, बिल्कुल किया था, और वो उसका नुकसान सारा जो है इनको हो गया और फ़ायदा किसी और को हो गया। और मेरा ख्याल है लड़ते भी इलेक्शन तो वो पोजीशन ना होती, क्योंकि अब वो फिनोमेना ही नहीं रहा जो पहले किसी दौर में हुआ करता था। लेकिन इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मैं तो फिर वही कहूँगा, काश PTI जो है ना वो एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करती और इस वक्त पार्लियामेंट के फ्लोर पे होती तो अदम इत्मीनान और ज़्यादा ख़तरनाक होता। इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को वो सीज़ करती और शहबाज शरीफ साहब को अच्छा खासा हेडेक होता है इस बात का, जो कि अब नहीं। जी सिद्दीक जान, क्या कहते हैं? MQM 7 लोगों के इस्तीफ़े उन्होंने ले लिए हैं, खबर है? मेरा नहीं ख्याल कि MQM हुकूमत के खिलाफ जाएगी। ये ब्लैकमेलिंग है, तनख्वाह बढ़वाने का एक जो है वो एक और जरिया है, और बाकी नहीं है। MQM बिल्कुल अलग नहीं होगी। MQM उसी वक्त अलग होगी जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो जाएगी, अदरवाइज MQM बिल्कुल अलग नहीं होगी। और अभी आपको ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है, तो पता नहीं अब हुकूमत लगता तो नहीं है कि फौरी तौर पर उनको अकोमोडेट कर सकती है, सिवाय इसके कि काबीना में मज़ीद हिस्सा मिल जाए।
अभी तक तो साथ चल रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। सबकी नज़रें अब 27 अप्रैल पर हैं सुप्रीम कोर्ट की। देखते हैं कि क्या होता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।